और मैं आप लोगों से इस समय जो डिस्कस करने वाला हूँ दिसंबर 2019 के ये दिसंबर 2019 का ये क्वेश्चन पेपर आप सभी लोग देख रहे हैं। समाज कार्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है। ये ऑनलाइन पेपर हुआ था, आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑनलाइन पेपर हुआ था, है ना। 2017 आप सभी को पता है 2017 यानी 17-18 में बेसिकली ऑनलाइन का पेपर हुआ, ऑफलाइन का पेपर हुआ। उसके बाद से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, सारी ऑनलाइन जो है पेपर हो रहे थे। लेकिन 2024 में ये आप सभी लोग देख रहे हैं 2024 जून, इसमें पैटर्न फिर बदल गया। अब ये पेपर बेसिकली ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है। और ऑफलाइन जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बेसिकली 90% मैं ये इस बात से सहमत हूँ कि पेपर फैक्ट बेस्ड होते हैं। फैक्ट का मतलब है कि आपको डायरेक्ट, जिसे मैंने कहा आचार संहिता व्यावसायिक संगठन जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये फैक्ट है। और अगर मैं इसी को कहूँ कि तैयार किससे किया जाता है, मतलब एक प्रकार से वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बना दूँ और उसके आधार पे कई ऑप्शन देता हूँ तो वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बन जाते हैं। फिर भी आप लोगों को दोनों बातें जो है लेके चलनी है। अप्लाइड प्रश्नों को लेकर भी चलना है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो फैक्ट वाले भी लेके चलना है ना। दोनों चीज़ें आप लोगों का जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरीज पर आधारित हो गया है। जैसे मैंने बता चुका हूँ आप लोगों के, एक पीएचडी के लिए होगा आप सभी के लिए, एक आपका जेआरएफ के लिए होगा और एक आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा। 3 कैटेगरीज के आधार पे डिवाइड कर दिया गया है रिजल्ट आप लोगों का आने वाला जो है ना। ऑफलाइन पेपर है, शुरुआत करेंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। ध्यान दीजिएगा और बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग प्रश्नों को पढ़िएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। अब ये प्रश्न देखिए क्या कहता है आपके सामने। कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता के किसी भी प्रकार के, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप लोग, तो जब भी इस तरीके का शब्द मिलता है तो आप अपने आप को रखिए यहाँ पे और फिर आप जो है प्रश्न के ऑप्शन पर जाइएगा। तो मैं यानी किसी भी प्रकार के, मेरे लिए किसी भी प्रकार का, यानी सामाजिक कार्यकर्ता के किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संबंधों का अनुचित लाभ नहीं। देखो, एक होता है उचित और एक होता है अनुचित। उचित का मतलब होता है कि सकारात्मक कार्य होगा, वांछनीय क्रियाएं होंगी, इस पर बात करेगा। अनुचित का मतलब होता है अवांछनीय क्रिया होती है। अब आप बताइए कि किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संबंध अगर रखेंगे तो वह अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। ये बात देखिए सत्य है ना भाई। गलत तरीके का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो टेक्निक हो, चाहे अंतरण प्रत्यंतरण की बात हो, एटसेट्रा। कोई भी एक्टिविटीज़ अवांछनीय क्रियाओं पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। या अपने व्यक्तिगत का मतलब होता है आप अपने हितों की बात, अपने आप को रख के आप अपने व्यक्तिगत धार्मिक, राजनैतिक, व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। कहने का भाव ये है कि अपने फायदे के लिए आप दूसरों का शोषण कर रहे हैं या दूसरों को गलत राय दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना। और ये सभी बातें एक जगह लिखी हुई है, या इस तरीके की चीज़ें आपको पहले, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, ये पहले एक व्यावसायिक कार्यकर्ता को बता दिया जाता है कि आप व्यावसायिक संबंध में आप किसी व्यक्ति का, मतलब आप प्रोफेशनल हो तो इसका मतलब नहीं कि आप उसको अनुचित तरीके से उससे कार्य लेंगे, या आप अपने व्यक्तिगत तरीके से धार्मिक को, आप अपने जिस धर्म को मानते हो आप चले गए सर्वे करने तो आप अपने धर्म का ही प्रचार करने लगे। आप राजनीति में हैं, आपके भाई कोई जानकार में, तो आप उनको वहाँ पे राजनीतिक फ़ायदा, अपने फ़ायदे के लिए आप उनसे मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, या आप अपने व्यावसायिक हितों के लिए बात कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा पैसे मिले। इस तरीके से उसका शोषण नहीं करना चाहिए। यह कथन किसका हिस्सा हो सकता है? क्या आपने ये व्यवसाय का समाज कार्य का मूल्य बता रहे हैं? क्या ये परिस्थिति के आधार पर आपने उस व्यवस्था का लागू करने की बात कर रहा है? क्या आचार संहिता को दर्शा रहा है? क्या गोपनीयता से संबंधित सेवार्थी को छूट दे रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं इनमें से? प्लीज बताइए। सर ऑप्शन है समाज कार्य व्यवसाय के मूल्य का आधार। सर ए ऑप्शन। क्या बात है भाई, सभी बच्चे ने ए का ही झुकाव किया है, जो कि ए ऑप्शन गलत जवाब है ना।
कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो BC आचार संहिता का। सर थर्ड होगा आचार आचार संहिता संहिता का। होगा सर आचार फिर। संहिता का। बिल्कुल, मैंने एक बात आपसे बोला है कि कहीं कोई चीज़ आपको अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए, व्यक्तिगत धार्मिक और राजनीतिक व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, दूसरों का शोषण नहीं करना। ये व्यवसाय समाज कार्य की वैल्यू थोड़ी है, ये वैल्यूज थोड़ी हैं, ये मूल्य नहीं है, ये आचार संहिता है, कोड ऑफ एथिक्स है ये। और सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 ही है। 19वीं शताब्दी में आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र में समाजकारी को महत्वपूर्ण एक भूमिका देखने को मिली थी आचार संहिता की, 19वीं सदी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। गरीबी, दुर्व्यवहार, आपराधिक घटनाएं इत्यादि चीज़ों को इसमें शामिल किया गया था। और ये आपको बता, अब यहाँ आपका है ना ये बातें, ये आपको आदर का महत्व करे, उसको मतलब उसके आदर करे, सम्मान करे। ठीक है, व्यक्तिगत योग्यता की बात करें, योग्यता की बात करनी है, आप अपनी योग्यता की थोड़ी ना बात करेंगे, उसके व्यक्तिगत या व्यक्तित्व विकास पर बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, इनमें भूमिका होती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर के सामने एक सम्मेलन हुआ था जो औपचारिक तरीके से थे, जहां नैतिक आचार संहिता को अपनाया गया था, है ना। आपको बता दे, एक आचार संहिता के ही अंतर्गत पार्ट आता है नैतिक आचार संहिता। उस नैतिक आचार संहिता को लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बताए गए थे 3 कारक, और मुझे उम्मीद है लॉरेंस कोहलबर्ग के 3 कारक आपको पता होंगे, परीक्षा में आता है आपके। एक आता है परंपरागत स्तर, एक आता है पूर्व परंपरागत स्तर, और एक आता है पश्चिम परंपरागत स्तर। लेकिन जब मैं आप सभी से बात करता हूँ कि परंपरागत वाले में, किसमें, परंपरागत वाले में, और एक पूर्व परंपरागत वाले में, एक पश्चिम परंपरागत वाले में, तो जो परंपरागत स्तर है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक आज्ञापालन और दूसरा बोलते हैं हम लोग व्यक्तिवाद का विनिमय। पूर्व परंपरागत वाले में हमने 2 भागों में इसको डिवाइड किया, जहां हमने एक को रखा आपसी संबंध, और आपसी संबंध को रेसिप्रोकल समझौता भी कहते हैं या पारस्परिक समझौता भी बोला जाता है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं सामाजिक आदेश का पालन करना या सामाजिक व्यवस्था के बारे में जिक्र करना। और पश्चिम परंपरागत में एक व्यक्तिगत अधिकार पर बात होता है, सामाजिक संबंध पर बात होती है, और एक लास्ट बनता है सार्वभौमिकता। और यहाँ तक आने में लगभग 10% लोग ही बेसिकली यहाँ पर शामिल होते हैं। तो इस प्रक्रिया में नाम हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कर रहा था, वो पारिस्थितिकीय व्यवस्था का सिद्धांत है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत ब्रोफन ब्रेनर के द्वारा सन 1979 में दिया गया था। बच्चों के स्कूल के वातावरण में माता पिता की भागीदारी होती है यहाँ पर, और बड़ी पॉजिटिव भागीदारी। मैं आपको बता दूं कि 5 स्तर में डिवाइड किया गया। एक माइक्रो सिस्टम, दूसरा आप सभी को पता होगा मीजो सिस्टम, तीसरा आप सभी लोगों को बताया है मैंने एक्सो सिस्टम, चौथा मैंने आप लोगों को माइक्रो सिस्टम, और 5वां आप लोगों को बताया मैंने क्रोनो सिस्टम। ये 5 स्तर होते हैं 1979 में, जो रिलेट नहीं कराता ये आचार संहिता को, ना ही इस पॉइंट को रिलेट कराता है। ये तो बेसिक पेरेंट्स हो गए, बच्चे होंगे, उनकी भूमिका। यहाँ सवाल तो कार्यकर्ता से था, सवाल तो कार्यकर्ता से था, यहाँ सेवार्थी को रिलेट कर देता है आपका दूसरा ऑप्शन। वैसे ही ठीक अगर मैं आपसे बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी की तरफ, सॉरी सी तो आपका सही है, ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए आपसे कहता है कि समाज कार्य एक व्यवसाय है, बिना मूल्यों के कोई भी सब व्यवसाय हो ही नहीं सकता वैल्यूज़ के आधार पे, है ना। आपने एक नाम सुना होगा कॉस का नाम, किसका नाम, कॉस का नाम। कॉस मनुष्य की योग्यता एवं इसकी गरिमा को बनाए रखने की बात करता है, ये एक प्रकार का समाजकारी व्यवसाय। तो मनुष्य की योग्यता एवं उसकी गरिमा, मानव प्रकृति की क्षमता का विकास करना, मतभेद के लिए सहनशीलता की बात करना, मौलिक आवश्यकताओं के लिए संतुष्टि की बात करना, इन सभी चीज़ों में भूमिका हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और गोपनीयता तो बेसिकली एक प्रकार से ये तो गलत ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो व्यवसाय में कई विद्वान का नाम, जैसे गेसल कोनफ्का का नाम आ जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर का भी नाम हमें देखने को मिलता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजकारी दर्शन के बारे में बताया था, और 3 दर्शन इसने बताया था। मैं आप लोगों से कहूँगा कि समाजकारी दर्शन जरूर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने समाजकारी दर्शन के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। हर प्रश्न के पीछे जो तथ्य हैं वो तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ आप उन तथ्यों को
अपने जेहन में रखिएगा। भारत में समाज कार्य व्यवसाय में भारत की बात आ गई। अब आपको जो भी विचार विमर्श करना है, जो भी सोचना है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे, और वो भी समाज कार्य व्यवसाय। और व्यवसाय होता क्या है? प्रोफेशनल शब्द है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। उनमें आचार्य संहिता को किसके द्वारा तैयार किया जाए? अब देखो, भारत में पूछा गया भाई कि आचार्य संहिता किसके द्वारा तैयार होता है, ये आपको बताना है। क्या राज्य सरकार ये तय करती है? क्या ये समाज कार्य विषय को पढ़ाने वाले जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो तैयार करता है? क्या समाज कार्य की जो व्यावसायिक संगठन है वो तैयार करता है? क्या समाज कार्य की जो व्यावसायिकों के सेवा योजक हैं वो तैयार करते हैं? कौन तैयार करता है भारत में समाज कार्य व्यवसाय में आचार्य संहिता? प्लीज एक बार स्पष्ट करिए। सर ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन। बिल्कुल, ऑप्शन सी सर। ये समाज कार्य के व्यावसायिक जो संगठन होते हैं, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि कुछ सदस्य होते हैं। उन सदस्यों के द्वारा ना बनाया जाता है आचार्य संहिता, है ना। ये ध्यान में बनाया जाता है रख के कि वहाँ पे सेवार्थी को बेनिफिट हो और किस तरीके से एक व्यावसायिक कार्यकर्ता कार्य करेगा समाज कार्य में, ये तय करता है। यहाँ आप ये ना सोचे कि सरकार तय करेगी, यहाँ ये ना सोचे कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय होते हैं वो तय करेंगे भाई कि कैसे आचार्य संहिता काम करना है। ये अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, महाविद्यालय वगैरह में, यदि आप वहाँ पर जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे भी उस विद्यालय और उस महाविद्यालय विश्वविद्यालय के भी सदस्य मिलेंगे, तो वो तय करेंगे आचार्य संहिता। परंतु वो ये तय नहीं करेंगे कि समाज कार्य विषय को पढ़ाने वाले महाविद्यालय में कौन कौन से भाई आप देखो, आपके बच्चे अगर ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे, प्लीज़ अपने बच्चों से बात जरूर पूछिएगा, या तो आप कभी पीटीए में जाकर पूछिएगा। उन प्राइवेट स्कूलों में बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेटर होते हैं। वो कोऑर्डिनेटर तय करते हैं कि आपके बच्चे को आज क्या पढ़ाया जाएगा। वो विषय में, जैसे हिंदी हो गया, साइंस हो गया, उस साइंस में जैसे मुझे पढ़ना आज क्रॉप के बारे में, है ना, तो क्रॉप वो पहले कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो बता देते हैं, तो उससे के आधार पे पीपीटी वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह पे जो है तैयार करके उनको शो किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अब ये ना मत आप सोचिएगा कि भाई क्योंकि वहाँ के जो टीचर हैं, महाविद्यालय के जो लोग पढ़ाने वाले हैं, वो लोगों ने तय किया ना, सदस्यों ने तय किया है, व्यावसायिक संगठनों ने तय किया है, तब जाके कोऑर्डिनेटर रखा गया है। कोऑर्डिनेटर बेसिकली एक माध्यम है जो चीज़ें वहाँ पे करवा रहा है, ठीक है। तो ये सवाल भी अप्लाइड टाइप का है। भारत में समाज कार्य व्यवसाय में आचार संहिता किसके द्वारा तैयार की गई? बेसिकली व्यावसायिक संगठनों के द्वारा तय की गई। और ऑप्शन आपने जो बताया यहाँ पे थर्ड वाला, वो करेक्ट जवाब है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, व्यावसायिक समाज कार्य अभ्यास का वह क्षेत्र। फिर देखिए, प्रोफेशनल सोशल वर्क बार बार आ रहा है, 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों प्रोफेशनल सोशल वर्क से थे, है ना। बात को ध्यान सुनिएगा। जिसमें स्वस्थ व्यक्तियों व पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, अभिकल्पना। अब यहाँ पर इतनी बातों को समझ लीजिए, तब आगे अगले प्रश्न पर बढ़िए। प्रश्न कहा कि समाज कार्य अभ्यास के दौरान में, परंतु वो भी प्रोफेशनल समाज कार्य की बात, जिसमें कहा गया कि स्वस्थ व्यक्ति, है ना, स्वस्थ व्यक्ति और पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए एक उन्होंने हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनाई कि भाई व्यक्तियों को बेसिकली स्वस्थ रखा जाएगा, पर्यावरण को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बने, बैरियर मतलब बाधा रहित वातावरण बने। इस तरीके की चीज़ें एक अभिकल्पना के आधार पर समाज कार्य व्यवसाय में किया जाता है कार्य, और ये पॉइंट अभी तक सत्य गया है। फिर कहता है कि जब आपने अभिकल्पना कर लिया तो उसको करके उचित हस्तक्षेप करना है। इसका मतलब है कि सही तरीके से उसका अध्ययन करना है, हस्तक्षेप करना है, पूरी जानकारी लेनी है और उन्हें उचित हस्तक्षेप क्रियान्वित करके सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप अपने आप को रखो यहाँ पे, आप मानव और सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश से संबंधित करते हैं। मानव और सामाजिक आवश्यकता मतलब जो उसकी नीड है या समाज की जो आवश्यकता है उसके परिवेश में ढालने का प्रयास करते हैं, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं।
यहाँ से लिखा है सामाजिक कार्यकर्ता के बाद से। तो बताइए, अस्पताल में जो अस्थि रोग के रोगी हैं वो उनके लिए सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश से संबंधित हो रहा है, या कार्य में जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनसे संबंधित बन रहा है, या अस्पताल में जो चिकित्सक हैं उनके लिए है, कि कार्यगृहों में जो जेल के निवासी हैं उनके लिए है? ये बात किसके लिए है? प्लीज एक बार सवाल बताइए जी। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी, कार्य में लगे हुए कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन डी। ओके, चलिए आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी की तरफ गए हैं। फिर भी एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बी सर, बी, अच्छा, ऑप्शन बी। ओके, यदि आपने बी जवाब दिया है तो मैं आपको बता दूं आपने सही जवाब दिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप लोग बी बोलते तो मुझे डी सुनाई देता है ना? चलो फिलहाल जो भी हो, अब ध्यान सुनिए। तो कहा सवाल कि व्यवसाय समाज कार्य का अभ्यास का एक क्षेत्र है। कहा कि भाई व्यक्ति और पर्यावरण के संबंध में है, उचित हस्तक्षेप करना है कार्यकर्ता को, और कार्यकर्ता कर रहा है कि भाई उस मानव को और सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश में डाल रहा है, बाधा रहित मुक्त वातावरण बनाकर। तो देखिए, अस्पताल में अस्थि रोगी मतलब जो हड्डी के रोगी हैं उनके लिए, तो इसका मतलब और लोगों को आपने छोड़ दिया। इसका मतलब यही हुआ कि आपने और लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि आप तो सामाजिक आवश्यकता की बात करोगे और समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति आ जाते हैं। लेकिन कार्य में जो लगे हुए कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं तो इनका जो मोटो है ये सभी के लिए है। बी वाला ऑप्शन सभी को रिप्रेजेंट करता है। अस्पताल में चिकित्सक को रिप्रेजेंट कर दिया इसने केवल, और लोगों को छोड़ दिया। कार्य में लगे हुए कर्मचारी, बेसिकली जो भी हैं कर्मचारी, वो कार्य कर रहे हैं, ये पॉइंट दर्शाता है ऑप्शन बी, है ना? और यही पॉइंट सत्य है। बाकी पर्टिकुलर ऑप्शन ए, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ किसी पर्टिकुलर चीज़ों को दर्शा देते हैं, और जो कि ये ऑप्शन आपके गलत है। ये आपके विचार पर आधारित था। आप सोच कैसे थे, आप सोच कैसे रहे थे कि मानव और सामाजिकताओं को, या मानव और सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश को संबोधित करना था आपको, और संबोधित अस्पताल में जो चिकित्सक हैं वो भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ एरिया, जैसे आपने सुना होगा हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है भाई, हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं वो, उनको ये बेसिकली क्या पर्टिकुलर कर। लेकिन कार्य में जो लगे हुए कर्मचारी हैं, यहाँ ये नहीं बता रहा है कि इस पर्टिकुलर को, और ये पॉइंट दर्शा रहा है कि समाज की आवश्यकता को इनको दर्शा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, इसलिए बी आपका सही है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, सही जवाब आपने दिया है, ठीक है। इसी आधार पे ही आप लोगों को प्रश्नों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। प्लीज इस शब्दों को समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरित समाजकारी। देखिए, हरित समाजकारी में एक नाम आता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा रखा है, लीना डोमिनल्ली का नाम। हाँ, नीला डोमिनल्ली का नाम। और आपने सही बताया है कि जो लीना डोमिनल्ली का नाम आता है वो हरित समाजकारी में आता है। ये तो आप फैक्ट के रूप में पक्का है कि हो सकता है, मुझे लगता है 90% कि आपके सामने 18 जून को सुबह दिख जाएगा पेपर में सवाल। तो समाजकारी के ज्ञान के किस क्षेत्र में अनुप्रयोग करने से संबंधित है हरित समाजकारी? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया इस क्वेश्चन को, तो आप आसानी से लीना डोमिनल्ली का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन सर ऑप्शन दो। ओके, ऑप्शन दो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हरित क्रांति बेसिकली अगर हम जिक्र करते हैं तो वो कृषि नवीन मशीनरियों को लेकर रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से। जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, पंप एक्सेट्रा वगैरह आ जाता है, वो अलग पार्ट बन जाता है। लेकिन हरित समाज कार्य है तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। हरित एक ट्रिक है, हरित मतलब हरा होता है, और हरा भरा चीज़ें बेसिकली इन्वायरमेंट को रिलेट करता है। ट्रिक के भी आप बता सकते हो, पर्यावरण या वातावरण को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि इस ट्रिक के माध्यम से अगर आप जाते तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर आप सही चले जाते हैं, और आपने सही बताया भी है। तो भारत में पर्यावरणीय प्रशासन से संबंधित पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में हरित समाज कार्य, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास, इस तरीके की बात समाज कार्य के ज्ञान को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, जो पर्यावरणीय संबंधी पर कार्य के करने के क्षेत्रों को प्रस्तुत करता है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ ऑप्शन नंबर आपका
पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे से कार्य का क्षेत्र होता है वो रिलेट करता है हरित समाज कार्य, और ये ऑप्शन आपका सही है। और मैं अगर आपसे बात करूं भारत में सन 1966 और 67 की बात, भारत में, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हरित क्रांति कृषि क्षेत्रों के महत्वपूर्ण प्रगति पर यह बल दिया गया था, वह वर्ष था। उस आधार पर अगर मैं बात करता तो वो प्रश्न आपके दूसरी तरफ रुक करता, परंतु यहां इस प्रश्न का जवाब जो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये प्रश्न फैक्ट है, ये प्रश्न फैक्ट है, और मैं आपसे चाहूंगा ये प्रश्न को आपको याद रखना है। सामुदायिक सामुदायिक कार्य या समुदाय के अंतर्गत समाज कार्य के अंतर्गत सामुदायिक कार्य, कहा कि समाज कल्याण सेवाओं को प्रदत्त करने का मतलब अच्छा, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। क्या चीजें दर्शाता है ये बताएं। कहता है कि सामुदायिक कार्य में समाज कल्याण सेवाओं को प्रदत्त करने की प्रक्रिया, प्रदत्त का मतलब आंकड़े हो जाएंगे, डेटा हो जाएंगे, जो संकल्पना किसके द्वारा की गई है, आर्थर डनहम, रोथमैन, मुर्रेजी रॉस, ये रॉस लिखा हुआ है, मुर्रेजी रॉस और ट्रेकर। प्लीज एक बार स्पष्टीकरण आप लोग करें कि सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। सर सी ऑप्शन, ऑप्शन ए ऑप्शन, चलिए सर ऑप्शन है। चलिए मैं आपको बताता हूं। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए का जवाब दिया है मैं उन्हें बताऊंगा कि यह ऑप्शन आपका सही जाएगा, यह ऑप्शन आपका सही जाएगा। ऑर्थर डनहम, सामुदायिक कार्य में कुल टोटल इन्होंने 28 सिद्धांतों को रखा था, जिसमें से 7 सिद्धांत ऐसे थे जो शीर्षक रखे गए थे। अब परीक्षा में ये नहीं पूछेगा 7 सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत था कौन सा नहीं था, 28 में से भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। 28 सिद्धांतों की मेरे पास PDF है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आज देख लीजिएगा। तो सामुदायिक कार्य में समाज कल्याण सेवाओं को प्रदत्त करने की प्रक्रिया है, ये डेफिनेशन है। प्रदत्त मतलब आंकड़े होते हैं, समाज कल्याण सेवाओं को एकत्र करने की प्रोसेस माना जाता है, और यह परिभाषा या डेफिनेशन आप जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर लिखा मिलेगा, और यह ऑथर डनहम का है। लेकिन जो आप लोगों में से किसी बच्चे ने रॉस के बारे में सुना हुआ है, तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, परंतु ये मॉडल्स में आते हैं और सिद्धांत में भी आते हैं, लेकिन इनके मॉडल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जनरल कंटेंट कहा जाता है, कंटेंट मीन्स दृष्टिकोण, रूपरेखा होती है। सामान्य रूपरेखा का मॉडल, विशेष रूपरेखा का मॉडल और प्रक्रिया का मॉडल, 3 मॉडल नाम आते हैं रॉस का, याद रखिएगा। इन्होंने एक किताब लिखा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट था। किताब का नाम था, नोट करिएगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी बच्चे ने भी जवाब दिया रोथमैन का। रोथमैन का सामुदायिक जो मॉडल था वो स्थानीय विकास को लेकर बात करता था, वो सामुदायिक नियोजन को लेकर बात करता था, वो सामुदायिक कार्यवाही, सामुदायिक कार्यवाही का मतलब होता है, कार्यवाही का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है क्रिया, इस पर डिपेंड करता है। तो ये 3 मॉडल थे रोथमैन के, ठीक है। HY सिद्दीकी का नाम हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। इन्होंने सामुदायिक कार्य में निष्यंदन, क्रमबद्धता, अभियोजन जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में एक डेफिनेशन के रूप में, और HY सिद्दीकी ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में प्रतिवेश विकास का मॉडल दिया, व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल दिया और संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल भी दिया था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। लेकिन HB ट्रेकर को हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि HB ट्रेकर का नाम सोशल ग्रुप वर्क में बहुत ही फेमस रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क में कुल टोटल इन्होंने 10 सिद्धांत दिए हैं। इनके 10 सिद्धांत नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, इसको याद कर लीजिएगा, जरूर पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है HB ट्रेकर। सन 1948 में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क की पुस्तक इन्होंने रचित या लेख के रूप में प्रस्तुत किया था,
ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। ये प्रश्न का ट्रेंड है, सन 2019 से चला, 2020 को छोड़ दीजिए, उसके बाद 21, 22, 23 में जितनी बार पेपर हुए उतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, केवल 20 को छोड़ दीजिए। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसने कहा कि समाज कार्य व्यवसाय के कौन से 4 मूल अधिदेश हैं। कभी कभी कहेगा कि व्यवसाय समाज कार्य का विकास बताइए कौन कौन से हैं, है ना। तो आपको इस प्रश्न का जवाब बताना है। प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें, फिर मैं आपको जवाब बताता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। प्लीज और भी कोई ऐसा स्टूडेंट जो प्रश्नों की तरफ जा सकते हैं इधर, प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड थर्ड, ऑप्शन। ओके ओके, ठीक है। चलिए, अपने अपने विचारों को रखा, परंतु सर ऑप्शन थर्ड गलत है। अब सुनिएगा, समाज कार्य व्यवसाय कौन से 4 अधिदेश हैं। अधिदेश का मीनिंग आप यहाँ पर किसी और शब्दों से ना लगाएं, किसी अदर सब्जेक्ट या किसी और चीज़ों से ना सोचें। आपको जब भी सोचना है अधिदेश को लेकर, तो उस क्रिया में आप जब भी बात करें तो डेवलप को लेकर बात करें। जब भी बात करें आप लोग डेवलप को लेकर बात करें, या तो आप मैंडेट्स को लेकर बात करें। अधिदेश शासनादेश कहलाता है। शासनादेश का मतलब क्या होता है सर? जनादेश। क्या होता है इसका मतलब? जनादेश। कहने का भाव अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि सरल शब्दों में मैंने यूज़ कर दिया है किसको? मैंडेट शब्द को। शासनादेश, जनादेश, अधिदेश इस शब्द में रिलेट होता है। या तो आप इन शब्दों को जब हम बात करते हैं, लेकर आते हैं, तो वो डेवलप का बात करता है। डेवलप का मतलब कि समाज कार्य व्यवसाय की प्रक्रिया क्रमबद्धता किस तरीके से चली, तो 4 टाइप का था। पहले क्रिया बेसिकली आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोग कहते होंगे कि भैया आखेट का समय चल रहा था। पहले लोग आखेटा करते थे ना। आखेट का मतलब शिकार, शिकार ही करते थे, तो उस क्रिया में दर्शाता था। और वही क्रियाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। तो समाज कार्य जब व्यवसाय के दृष्टिकोण से सोचते हैं हम लोग, तो वह बेसिकली दान की प्रक्रिया थी। आपने हेलन क्राल का नाम सुना, 1947 में एक किताब लिखा द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस करके सोशल वर्क में, और उसमें साफ शब्दों में प्राचीन काल में कहा कि भैया आपने अर्थदान कर दिया, वस्तुदान कर दिया, तो वो समाज कार्य हो गया। और व्यवसाय समाज कार्य के इतिहास में वो चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये शब्द था, इसलिए पहले दान था। तो व्यवसाय समाज कार्य आया कैसे? तो उसके बाद कल्याण आया, वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब भाई आपने किसी चीज़ को विकास पर बात कर रहे हैं, कंडीशन को दर्शा रहे हैं, और फिर उसके बाद आपने विकास पर बात किया, डेवलपमेंट पर, और फिर आपने सशक्तिकरण पर बात किया। सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है, इस प्रश्न का ट्रिक है, पहले दान रखिए, लास्ट में एम्पावरमेंट को रखिए, सशक्तिकरण को रखिए। बस बीच में कोई भी शब्द आए ना आप लगा दो, ठीक है। और ये ऑप्शन आपको क्लियर कर देगा, स्पष्टीकरण कर देगा, सशक्तिकरण लास्ट वाला पॉइंट। अब देखिएगा, तो सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन को समझा जाता है व्यवसाय समाजकारी दृष्टिकोण से। अगर हम बात करते हैं सामाजिक विकास की बात करते हैं अगर हम लोग, तो व्यवहार करने की योग्यता को ग्रहण करने से संबंधित एक परिपक्वता को ग्रहण करने की बात करता है। और ये परिभाषा भी आप बात करते हैं जो है सामाजिक विकास में, तो हॉरलॉक एक विद्वान है, वहाँ पर नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन समझ में आ गया कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन से समझा जाता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। ये बात आपको मैं बता दूं, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। सामाजिक विकास की क्रिया में व्यवहार करने की योग्यता को ग्रहण किया जाता है, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण किया जाता है। और ये बात हर्लॉक, एक शब्द आ रहा है सामाजिक संशक्ति, और संशक्ति एक ऐसा शब्द है, संशक्ति एक ऐसा शब्द है जो रिलेट करता है सामंजस्य को। सामाजिक और सामंजस्य में समझा जाने वाला मूल्य और व्याख्या के समुदायों का निर्माण किया जाता है। इसमें लोगों को सशक्तिकरण करना। देखिए भाई, ये भी ऑप्शन आपको अभी देखिए, अभी इस प्रश्न का जवाब मत बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरा भी एक प्रकार से जनादेश पर बात है, ठीक है। लोगों का सशक्तिकरण या मुक्तिकरण समुदायों में स्वायत्त और आत्म निर्णय के स्तरों को बढ़ावा देता है।
यहाँ ना आपको बता दूँ, समाज कार्य व्यवसाय के 4 मूलभूत अधिदेश थे। जो 4 मूल अधिदेश है ना, वो ऑप्शन बी है आपका। यहाँ पर समाज कार्य व्यवसाय का क्रमबद्धता तरीके से विकास अगर पूछा होता, मैं क्रमबद्धता शब्द के विकास को ध्यान में रख लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ पहले झुकाव कर रहा था। लेकिन ऑप्शन पढ़ने से बी स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56 नंबर का साथ क्वेश्चन है ये, हाँ 6ठे नंबर का क्वेश्चन, और ये आपका स्पष्टीकरण करता है बी ऑप्शन सही है। सत्य आपका बी है, सत्य आपका ऑप्शन यहाँ पर बी है। ठीक है। जनादेश अधिदेश समाज कार्य व्यवसाय में परिवर्तन, विकास, संशक्ति। संशक्ति का मतलब सामंजस्य होता है, लोगों को सशक्तिकरण करना या मुक्तिकरण की बात करता है, ये शब्द आता है। ऑप्शन आपका बी सही है। प्लीज़ यहाँ कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग इस प्रश्न में, प्लीज़ अगर किसी को कोई डाउट है तो। नहीं है डाउट? सर जैसे समाज कार्य के अगर मूल्य पूछे जाएंगे तो हम दान कल्याण विकास लगाएंगे, सॉरी विकास पूछा जाएगा तो हम दान कल्याण लगाएंगे। हाँ, अगर आपसे विकास अगर मूल्य पूछे जाएंगे तो ये लगाएंगे। हाँ देखिए, अगर मैं आपसे बताऊं, आपने परीक्षा में अगर मैं पेपर करवा चुका हूं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, मैंने आपको देखा भी है, वहाँ पे पढ़ाया, उस क्वेश्चन में देखा भी है, क्रमबद्धता विकास है। तो समाज कार्य व्यवसाय में अगर बात करूँ तो सही तरीके से जो प्रश्न बनता है इस ऑप्शन नंबर ए का, वो विकास बताता है। ये विकास है ऊपर, दान कल्याण विकास और सशक्तिकरण, ये समाज कार्य व्यवसाय की विकास है और ये बात सत्य है। लेकिन समाज कार्य व्यवसाय के 4 जनादेश कौन से हैं? 4 जनादेश, जन के लोगों का विकास करना, जन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये बात है ऑप्शन नंबर बी, और यही प्रश्न है, ऑप्शन बी ही सही है, ऑप्शन बी सही है। सर जी 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 बताएं बताएं। सर फर्स्ट ऑप्शन को हम समाज कार्य के चरण मान सकते हैं। समाज कार्य के चरण ना कहकर विकास का चरण माने तो बेटर रहेगा, विकास का चरण मानेंगे तो ठीक है। समाज कार्य चरण कहने से क्या होता है कि कोई अलग पॉइंट को रिलेट करा देता है। समाज कार्य व्यवसाय के विकास के चरण को साथ साथ रखें तो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। अब ये बढ़े अगले सवाल पे कि और भी कोई डाउट है प्लीज़ पूछ, अगर डाउट है पूछ सकते हैं प्लीज़, वरना मैं आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न की तरफ। प्लीज स्पष्टीकरण करें, जल्दी करें भाई, इतना टाइम नहीं। हाँ सर आगे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है योग्यता निर्धारक का प्रभाव। योग्यता निर्धारण, योग्यता निर्धारक, देखिए निर्धारक शब्द अलग, निर्धारण शब्द अलग। योग्यता निर्धारक का प्रभाव, योग्यता निर्धारक का प्रभाव योग्यता निर्धारण करते समय उस व्यक्ति पर जिसकी योग्यता का निर्धारण होना है, गुणों, अब सवाल यहां पर शुरू हुआ, गुणों पर सामान्य प्रभाव पड़ता है। अब ये केवल गुणों पर पड़ रहा है भाई, ध्यान रखिएगा, तो उसे हम कहेंगे क्या? केवल गुणों पर पड़ रहा है, उसके क्वालिटेटिव पर पड़ रहा है। हेलो इफेक्ट या लिएंसेंसी प्रॉब्लम या रीसेंसी इफेक्ट या अनक्लियर अंडरस्टैंड या अनक्लियर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। प्लीज़ इस सवाल का जवाब आप बताएं एक बार, वरना तो मैं आप लोगों को ये सवाल बताऊंगा ही बताऊंगा। सर हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट सर। ओके ऑप्शन है। ओके, आपने जो जवाब मुझे यहाँ पे हेलो इफेक्ट को लेकर बताया है और ये सत्य जवाब बताया है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट को हम लोग हेलो प्रभाव भी कहते हैं, सही जवाब है। देखो, जिसे कभी कभी हेलो त्रुटि भी कहा जाता है, इसे जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेलो, क्या बोलते हैं? त्रुटि भी बोला जाता है, कहा जाता है। अब ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी मैं बात करूं किसी व्यक्ति, कंपनी, देश, ब्रांड, व्यक्ति, कंपनी, देश, ब्रांड या उत्पादन के एक क्षेत्र में सकारात्मक छापों की प्रवृत्ति है जो किसी की राय या भावनाओं का सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, उसे हम लोग हेलो इफेक्ट कहते हैं। तो हेलो इफेक्ट उस घटना को दिया गया नाम है जिसके तहत मूल्यांकनकर्ता यानी योग्यता निर्धारक, मूल्यांकनकर्ता बोला जाता है योग्यता निर्धारक को, मूल्यांकनकर्ता प्रदर्शन या व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है गुणों पर प्रभाव डाल रहा है, व्यक्तित्व के अपने पिछले निर्णयों से प्रभावित होते हैं, पिछले निर्णयों से प्रभावित होते हैं
और उस क्रिया में बेसिकली ये जब बात होती है इसके व्यक्तित्व गुणों पर या उसके गुणों के सामान्य प्रभाव पर, तो उसे हम लोग बोलते हैं हेलो इफेक्ट का प्रभाव है। और इसी हेलो इफेक्ट के शब्दों को अगर किसी विद्वान ने गढ़ा है तो उसका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक हेलो इफेक्ट शब्द गढ़ा है, गढ़ा है मतलब दिया है, ठीक है। इसका मतलब है सिंपल है कि यहाँ हम इन चीज़ों को देखते हैं कि एक व्यक्ति का आकर्षक देखते हैं, इसका मतलब है गुण देख रहे हैं, अच्छी तरह से तैयार या ठीक से कपड़े पहना है कि नहीं पहना है, उसकी मानसिकता अनुमान लगा लेते हैं, है ना, ठीक है। व्यक्ति अपने स्वयं के सामाजिक अवधारणाओं के नियमों के आधार पर एक अच्छा व्यक्ति है, हमें इसके साथ कार्य करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप पूर्वाग्रह विचारधाराओं पर आधारित हो गए हैं, तो वो हेलो इफेक्ट है। वो क्या है? हेलो इफेक्ट है। तो इन शब्दों को जरूर ध्यान रखिएगा। ये सवाल रिलेट कराता है मनोविज्ञान को, साथ ही साथ समाज कार्य को भी दर्शाता है मनोविज्ञान के साथ। दूसरा एक ऑप्शन आपके यहाँ पे सामने आ रहा है और वो ऑप्शन आ रहा है लीनियंसी प्रॉब्लम। देखिए इस शब्दों में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक एरर है ये, और इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? उदारता त्रुटि। क्या बोलेंगे? उदारता त्रुटि। सुनिए, उदारता त्रुटि ना, उदारता के कारण किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की गलत रेटिंग की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। सवाल अगर लिखा होता कि व्यक्ति के प्रदर्शन की गलत रेटिंग, या हटा दीजिए, मैं केवल ये कह दूं कि रेटिंग की प्रवृत्ति को सामान्य प्रभाव पर डालता है, या व्यक्ति के, मैं कह दूं कि गलत रेटिंग की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, तो वह आपका लीनियंसी प्रॉब्लम होगा। यह किसी व्यक्ति के प्रदर्शन के गलत परिणाम का कारण मानती है। उदारता त्रुटि निर्धारक या योग्यता निर्धारक या मूल्यांकनकर्ता, ठीक है, उदारता त्रुटि के कारण सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है और नकारात्मक प्रतिक्रिया भी दे सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। कर्मचारी को रैंक भी दे सकता है, कर्मचारी को रैंक दे भी नहीं सकता है। कर्मचारी रैंकिंग विधि प्रदर्शन मूल्यांकन में अगर नरमी या सख्ती की त्रुटि को कम करने में अगर कोई मदद करती है ना, तो वह है लीनियंसी प्रॉब्लम है। और सही जवाब ऑप्शन ए है यहाँ पर, क्योंकि गुणों पर आधारित है। यहाँ आपसे प्रदर्शन की रेटिंग की बात नहीं की। कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। गुण, हेलो इफेक्ट, प्रदर्शन त्रुटि जैसे शब्द जब आ जाता है, परफॉर्मेंस, रेटिंग, तो वह रिलेट कराता है लीनियंसी एरर। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड। लीनियंसी के बाद आपके सामने एक और शब्द यहाँ पे प्रस्तुत है, जैसा कि आप सभी लोगों को सामने दिख भी रहा है, रीसेंसी इफेक्ट। मैं आपको बता दूं, इस इफेक्ट को सबसे हाल ही में प्रस्तुत किया गया है। जानकारी को सबसे बेहतर तरीके से याद रखने की प्रवृत्ति है ये। जानकारी को सबसे बेहतर तरीके से याद रखने की प्रवृत्ति है ये। मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं? बताइए प्लीज। यस सर। क्लियर है सर। कौन सा महान भाव है? अभी एक मैसेज ग्रुप में डाला भाई, एक मिनट। आपको क्लियर हुआ रीसेंसी इफेक्ट? प्लीज बताइए। हाँ सर, जानकारी प्राप्त करने का सबसे, जानकारी को याद रखने का एक बेहतर तरीका सर। बिल्कुल 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 सही बात, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली इस शब्दों को दर्शाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यदि आप वस्तुओं को या वस्तुओं की एक सूची याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी वो रीसेंसी इफेक्ट का ही मतलब बताता है, ठीक है। तो वस्तुओं को याद करने के अधिकांश संभावना जिन्हें आप पिछली बार पढ़े थे, उन्हीं कंडीशन को ये रीसेंसी इफेक्ट दर्शाता है। एक शब्द आपके सामने और रिप्रेजेंट हो रहा है, वो बेसिकली अनक्लियर
स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। ये भी एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। परीक्षा में भाई ये भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये बेसिकली एक प्रकार से मैं अगर बात करूं तो खराब प्रदर्शन का प्रबंधन या आपके व्यवसाय को कैसे नुकसान पहुंचाता है उसको बताता है। ये क्लियर शब्दों में आपसे बताया भी जा रहा है। खराब प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली आपकी कंपनी को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो इस कंडीशन में बेसिकली ये शब्द देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ सिंपल शब्दों में अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स को दर्शाएगी ही दर्शाएगी, है ना। पूर्वाग्रह भी है तो भी दर्शाएगी। तो उन शब्दों में इस चीज़ को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए आप इसे कह सकते हो अनुचित प्रदर्शन रेटिंग भी, या आप इसे नाम दे सकते हो अस्पष्ट पुरस्कार प्रणाली भी। इसके कई नाम हैं, अथाह नाम है, कई नाम आप अपने तरीके से रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। तो परंतु इस सवाल का जवाब तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट होगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे और देखिए ये सवाल भी आपके सामने है। उत्तरवर्ती बाल्यावस्था को दल आयु कहा जाता है। चला मैं आपसे लोगों से जानना चाहूँगा, प्लीज़ इस सवाल का जवाब बताएं आप। ऑप्शन में कौन सा सही होना चाहिए? सुनिए, सर थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड सर। ठीक है। उत्तरवर्ती बाल्यावस्था को दल कहा जाता है। बच्चों के अपने साथियों के क्रियाकलाप में रुचि होती है और अपने साथियों के व्यवहार के प्रतिमानों यानी मॉडल के समरूप व्यवहार करते हैं। बात सत्य है, ये दल आयु वाले। देखिए जन्म से पूर्व की जो अवस्था यानी होती है वो गर्भावस्था होती है, या हॉलॉक के द्वारा बताई गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 14 दिन तक की होती है। प्रारंभिक शैशवावस्था हॉलॉक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष होती है और पूर्व बाल्यावस्था में अगर मैं बात करता हूँ तो 3 से 6 आता है, और उत्तर बाल्यावस्था अगर मैं बात करता हूँ तो 6 से 11 वर्ष आता है। ये जो 6 से 11 देख रहे हैं ये उत्तर बाल्यावस्था है। प्रश्न हमारे सामने क्या है? उत्तरवर्ती बाल्यावस्था, यानी जो बात हो रही है ऑप्शन नंबर थर्ड में वो 6 से 11 साल के बच्चों की बात हो रही है। ये बात हो रहा है। आपको पता होना चाहिए था कि भाई जो 6 से 11 वर्ष होता है उसको उत्तर बाल्यावस्था के साथ साथ दल आयु भी कहा जाता है और उसे अनोखा काल भी कहा जाता है। उसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व का अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता देखने को मिलती है इस अवस्था में। मानसिक योग्यता का विकास होता है, प्रबल जिज्ञासु होती हैं। ऐसे बच्चे वास्तविक जगत के संबंध में रहते हैं या उनके बारे में संवर्धन करते हैं या जानकारी रखते हैं। रचनात्मक कार्य में रुचि लेते हैं। ये बच्चे 6 से 11 साल के बच्चे हैं। जैसे संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं, आत्मनिर्भरता की भावना को बात करते हैं, लेकिन काम प्रवृत्ति में परिवर्तन भी देखने को मिल जाता है इसी आयु में। तो इस सवाल का सही जवाब बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, जो रिलेट करता है कि पीयर ग्रुप के साथ वो खेलते हैं, साथियों के साथ व्यवहार करते हैं, प्रतिमानों को नियमों को भी सीखते हैं, प्रतिमानों को मानते हैं, उनके अनुकूल व्यवहार करते हैं। और जो कि ये बात सत्य है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब है। यहाँ पर एक सवाल और देखते हैं आगे। आपके सामने ये क्वेश्चन कहता है कि शोक संतृप्तता परामर्श दिया जाता है। अच्छा सवाल है, शोक संतृप्तता परामर्श दिया जाता है, और इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए प्लीज? थर्ड। प्रियजन option के third। खोने के शोक से निकलने में मदद करने के लिए एक काउंसलिंग होता है और वो होता है संतृप्तता। शोक संतृप्तता का एक सवाल और पूछा गया था कि सबसे कम काउंसलर किसके हैं, तो ऑप्शन में आया था ये ऑप्शन, शोक संतृप्तता। इसके काउंसलर बहुत कम है, ठीक है। और ये आपने सही जवाब बताया है मुझे। आपने जो मुझे जवाब दिया है यहाँ पर सही जवाब दिया है। प्रियजन के खोने के शोक से निकलने में मदद करता है, ये बात सत्य है। एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए, PTSD पर्सन्स है ना, जानते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? T for
ट्रॉमेटिक, एस फॉर स्ट्रेस, डी फॉर डिसऑर्डर, डी फॉर डिसऑर्डर, उस क्रिया को बेसिकली दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें तो यह एक मनोरोग है जो प्राकृतिक आपदा, गंभीर दुर्घटना, बलात्कार जैसे दर्दनाक घटनाओं का अनुभव या देखने वाली क्रिया को बेसिकली अगर वो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो उस कंडीशन में ये शब्द बन जाता है PTSD। इसका फुल फॉर्म पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये बात ध्यान कीजिएगा। देखिए, बांझपन की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए हालांकि ऐसे मामलों में महिलाओं को फर्टिलिटी दवाएं दी जाती हैं। कौन सी दवाएं दी जाती हैं? फर्टिलिटी दवाएं दी जाती हैं, जो कई अंडों को पकाने और रिलीज करने के लिए एक प्रकार से स्टिमुलेट करती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, लेट्रोजोन हो गया, ह्यूमन एक होता है गोनेडोट्रोपिन। ये दवाएं उन महिलाओं के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है जिन्हें बेसिकली एक्यूलेशंस के साथ समस्या है, उनके लिए यूज़ में लाई जाती है ना। तो उस संबंध में मदद करती है उन चीज़ों को लेकर। तो ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें बेसिकली एक प्रकार से एग और स्पर्म को शरीर के बाहर यानी लैब में फर्टिलाइज या निषेचित किया जाता है, उस संबंध में ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये चीज़ें इसको दर्शाता है। घरेलू दुर्व्यवहार के तनाव के निपटने के लिए, है ना, यानी डिप्रेशन हो सकता है। तो घरेलू हिंसा का शिकार होने से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD, अवसाद और आत्महत्या का खतरा बढ़ भी जाता है। कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार के तनाव को निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापें भी होती हैं, विधियां वगैरह यूज़ होता है, इससे भी कई रीजंस निकल के आते भी हैं। तो वो उन शब्दों को दर्शाता है, परंतु ये शोक संतृप्तता का परामर्श यहाँ पर नहीं दिया जाता है, ना ही बांझपन की समस्याओं को हल करने के लिए दिया जाता है। बट यहाँ प्रिजन के खोने के शोक से निकलने के लिए उनको मदद की जाती है और इसकी कई टेक्निक है। ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब होगा इस सवाल का। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे हम लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं ये, प्लीज़ एक बार आप लोग ध्यान कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि पता चले आप लोग फैक्ट को ही पढ़ते के चले गए, ऐसा नहीं है। मैं पहले वार्न कर दे रहा हूँ आप लोगों को कि फैक्ट प्लस अप्लाइड दोनों रहेंगे, लेकिन आपको मैंने 50-50 का रेशियो यहाँ पे मान के लेके चल रहा हूँ, दोनों 50-50 का रेशियो, इसलिए इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप लोग प्लीज़, है ना। पता चले वरना पेपर अप्लाइड सवाल आ गया और आप मुझे आके बोल रहे कि भाई सर ने कुछ बताया नहीं, लेकिन हाँ भाई बता रहा हूँ, दोनों चीज़ों पर बेस्ड होगा आपको। अब फैक्ट आ गया जिसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निदान के प्रकार पार्लियामेंट के द्वारा निवर्णन नहीं किया गया है। निदान के 3 प्रकार है, पढ़ा चुका हूँ। निदान के 3 प्रकार हैं, पढ़ा चुका हूँ। सर फोर्थ ऑप्शन तो प्रकार है, Gestalt, फिजियोलॉजिकल option मैंने बताया third. था, क्लिनिकल आपको बताया था, डायनेमिक आपको बताया था। तो गतिशील है, नैदानिक है, हेतुकी मैंने बताया है आप लोगों को तीनों पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। गेस्टाल्ट नहीं बताया। गेस्टाल्ट बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, लोरा का नाम आता है, फ्रिट्ज पल्स का नाम आता है, समग्रता का निदान कहलाता है बेसिकली। और निदान ना कह के इसके थेरेपी कहें तो बहुत बेटर है ना। तो ये चीज़ें आती है उसमें। और ये जब भी सवाल 2 बार, ये पेपर में 2 बार आ चुका है, ये पेपर 2 बार आया हुआ है, तो उनमें उस ऑप्शन में गेस्टाल्ट ही लिखेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन बनेगा भी नहीं। अगर एलिमेंट वाला बनता भी है तो गेस्टाल्ट ही वाला ऑप्शन बनेगा, है ना। एग्जामिनर जब भी प्रश्न बनाता है तो उसके ऑप्शनों के इर्द गिर्द ही रखता है और ऑप्शनों को, ठीक है। और क्योंकि यही एक लॉजिक है, गेस्टाल्ट ही रखेगा और कोई और शब्द रखेगा ही नहीं, ठीक है। तो गेस्टाल्ट तो बेसिकली लोरा का पल्स का आ जाता ना, बाकी 3 जो है पार्लियामेंट का आ जाते हैं। गाल्टन हैमिल्टन भी अगर मैं आपसे बात करता हूँ, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में बात करते हैं, ये भूमिका याद रखना। फिलिक अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, एक नाम आता है क्या बोलते हैं, फेलिक्स बिस्टिक का नाम दाग केस वर्क में रिलेशनशिप को लेकर 1957 में एक नाम वहाँ पे। लेकिन HH पार्लियामेंट का भी नाम करता हूँ तो मैं
प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में 1957 में ही नाम आता है इनका भी, ठीक है। तो ये बात आपको दोनों ध्यान में रखनी होगी। अगले सवाल तक रुक करते हैं हम लोग। कर्ता सेवार्थी, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल एक और। कर्ता सेवार्थी संबंध के 7 सिद्धांत तो भाई पता होना चाहिए, अभी भी बताया है। डाल्टन हैमिल्टन और फिर ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी भाई, बीस्टिक के तो सोशल केस वर्क में आता है संबंध, 7 प्रकार के सिद्धांत, गोपनीयता का, स्वीकृति का, आत्मनिर्णय का, आत्मनिश्चय का, ठीक। ये सिद्धांत स्वीकृति का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, ये 7 सिद्धांत फेलिक्स बिस्टिक के हैं। आप द केस वर्क रिलेशनशिप की किताब में बताया है इसने 7 टाइप के, पार्लियामेंट का 1957 में आ जाता है। केस वर्क में तो एक सिद्धांत रहेगा सर ना जी बेसिक का। सर केस वर्क में तो सिद्धांत बेसिक का ही चलेगा ना, बिल्कुल केस वर्क में। हाँ हाँ, उन्हीं का चलेगा, उन्हीं का चलता है। लेकिन देखो एक अगर हम बात करें स्वीथन जो है बावर्स का नाम, नया नाम देख रहे हैं आप। आपको बता दूं, द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल केस वर्क में आते हैं। प्रकृति को डिफाइन करते हैं सोशल केस वर्क में। ये सन 1949 में किया था इन्होंने, 1949 में। स्वेथुन बोवर्स कहा भी जाता है इनको। गार्टन हैमिल्टन तो पता ही है, मैंने आपको बताया अभी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में, है ना। अंडरलाइन भी करके फिलोसफी करके किताब भी लिखा है 1941 में, है ना। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ऑप्शन को, सामाजिक समूह कार्य सामान्य व्यक्तियों से संबंधित है। देखिए ग्रुप वर्क है, सामान्य व्यक्ति से संबंधित है। समझिएगा सवाल को, सामान्य व्यक्ति से संबंधित है भाई। आप बताओ, इसका मतलब विशेष व्यक्ति को छोड़ रहे हो, ध्यान रखना। जो सामाजिक व्यक्तिक कार्य असामान्य व्यक्तियों से संबंधित है, देख लो, ग्रुप वर्क कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति से है और केस वर्क कह रहा है कि असामान्य व्यक्ति से है। तो यह कथन बताओ क्या मानोगे आप, पूर्णतः गलत मानोगे या शुद्ध कथन मानोगे? भाई यही मानो ना, यही तो सही है। इसने कहा कि ग्रुप वर्क केवल समान व्यक्ति के साथ करोगे, असामान्य को छोड़ दिया। केस वर्क में इसने कहा कि सामान्य व्यक्ति को रखूंगा, सामान्य व्यक्ति को छोड़ दिया। क्या ऐसा काम करते हैं सोशल वर्क में? हमें सभी को लेकर चलना होता है ना। नहीं सर, लेकिन सर सभी के लिए केस है वर्क असामान्य व्यक्तियों को रखते हैं ना। देखो केस वर्क में गोल तो हमारा सामान्य को वही भी होता रखते है। हैं। हमारा गोल तो वही होता है। लेकिन आप बताओ, सपोज मान लीजिए विशेष व्यक्ति असामान्य व्यक्ति कौन है? असामान्य व्यक्ति और विशेष व्यक्ति वही होता है जो बेसिकली समाज के मुख्य धारा से जुड़ा ना हो, जो समाज की प्रक्रियाओं से या मानदंडों से पीछे हो, उसी को असामान्य बोलेंगे। और अगर उसी असामान्य व्यक्ति को अगर आपको सिखाना होगा तो सामान्य व्यक्ति के साथ ही सिखाओगे ना, ताकि वो सामान्य व्यक्ति का जो व्यवहार है वो असामान्य व्यक्ति सीखे। भाई मान लो मैंने कहा कि एक ASD का बालक है और वो बालक माइल्ड लेवल का है, और ASD का बालक होने के नाते उसे हम विशेष व्यक्ति कहेंगे, यानी उसे मैं असामान्य बच्चा बोलूँगा क्योंकि नॉर्मल से हटके है थोड़ा सा। तो अगर इसको कुछ समाज के बारे में सिखाना है, व्यवहार सिखाना है ASD वाले को, तो अगर इसके साथ सामान्य बच्चों को बैठाओगे तो सामान्य बच्चा अगर अच्छा व्यवहार करेगा तो ये ASD वाला बालक देखेगा तो वही करेगा ना। तो मतलब बताओ कि दोनों होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? तो यहाँ तो ऑप्शन है पूर्णता गलत है, अशुद्ध कथन है, या ऑप्शन नंबर आप पहला करेक्ट होगा। अभी किसी और ऑप्शन का अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। इसलिए ये सोशल वर्क में ध्यान रखें, क्योंकि सोशल वर्क इंक्लूसिव है। सोशल वर्क कैसा है? समावेशी है, समावेशी है समाजकारी। और समावेशी का मतलब होता है सामान्य प्लस विशेष। सामान्य मतलब जानते हैं आप, और विशेष का मतलब असामान्य भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिक समूह कार्य में मूलभूत रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है? पहचान का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, मानक कार्यक्रमों का विकास करना, समूह सदस्यों हेतु कार्य करने के तरीकों का विकास करना। बताइए किसको करेंगे डेवलप?
चारों सर, चारों हो जाएंगे। सर व्यक्तित्व का विकास। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अच्छा देखिए सर ऑप्शन 3 सर। 3। ओके चलिए मैं बताता हूँ। सामाजिक समूह कार्य का सवाल है, सोशल ग्रुप वर्क का। कहा कि मूलभूत मतलब मूलभूत का मतलब क्या होता है? बुनियादी रूप से। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुनियादी रूप से ग्रुप वर्क किससे संबंधित है? क्या पहचान के विकास में आपका ग्रुप वर्क का कार्य है? व्यक्तित्व के विकास पर है? क्या मानक कार्यक्रमों के विकास करेगा? क्या समूह सदस्य हेतु कार्य करने के तरीकों का विकास करेगा? कार्य करने का तरीका तो ये आपके लिए होगा। किसके लिए होगा? ये आपके लिए होगा। व्यक्तित्व का। अब आप देखिए, सुनिए, पहले सुनिए। यहाँ हर मनुष्य का अपना व्यक्तित्व होता है, वही मनुष्य की पहचान होती है, क्योंकि उसमें वंशानुक्रम और परिवेश दोनों प्रधान होते हैं। परिवेश का मतलब वातावरण, दोनों प्रधान होते हैं। जो ऑप्शन रिलेट कर रहा है व्यक्तित्व का विकास, तो ग्रुप वर्क ना व्यक्तित्व का विकास करने पर देता है, और व्यक्तित्व का विकास होगा तो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। आत्मचेतना, निरंतर निर्णय लेना या निर्माण करने की क्रिया, या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्रक्रिया, या दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सभी चीज़ें दर्शा देती है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी जैसी क्रियाएं भी दर्शा देती है ना। व्यक्तित्व गुणों को संभावित रूप से क्रियाओं को दर्शाने में व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सामाजिक समूह कार्य का ही मूलभूत रूप है। और सही जवाब आपका सेकंड है। सही जवाब की आपका ऑप्शन सेकंड है। पर्सनालिटी 13वीं शताब्दी में ना लैटिन शब्द में पर्सोना बनाया गया था। उसका मतलब था नकली चेहरा। पर्सोना का मतलब था नकली चेहरा, यानी मुखौटा, यानी मुखौटा मीनिंग दर्शाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रॉथमैन के द्वारा दिया गया सामुदायिक संगठन के सामाजिक नियोजन का मॉडल का लक्ष्य है? देखिए समझिएगा, मैं आप लोगों से सामाजिक नियोजन की क्लास चला रहा हूँ, और उसकी क्लास कल होगी। सामाजिक नियोजन का एक सिद्धांत जो रिलेट कराएगा आपका मॉडल्स को। तो सवाल आप थोड़ा सा समझिए कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो सामाजिक नियोजन मॉडल है वो रॉथमैन ने दिया है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अभी बताया है ना, रॉथमैन, सिद्दीकी और मुर्रेजी रॉस का। तो उसमें कहा कि एक लक्ष्य है। तो रॉथमैन क्या कहता है इन चारों बातों में? क्या कहता है? सारभूत सामुदायिक समस्याओं के लिए समस्या समाधान की बात करता है सामाजिक नियोजन, ये बात करता है। शक्ति और संसाधनों का अंतरण नहीं होता है। स्वयं सहायता और सामुदायिक एकीकरण की बात भी नहीं होती है। ये तो एक्शन का काम है, सोशल एक्शन का। ठीक है, शत्रु लक्ष्य के विरुद्ध क्रिया करने के लिए लोगों को संगठित करना भी, देखो शत्रु लक्ष्य के विरुद्ध, तो आप सोशल एक्शन एंड सोशल मोमेंट भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं ऑप्शन 4 में। ये नहीं, सामाजिक नियोजन मॉडल का जो लक्ष्य है ना वो समस्या समाधान के लिए है। ठीक है, और ये सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला है आपका। समुदाय की समस्या को दूर करना, ये उसका लक्ष्य है। समुदाय की समस्या को दूर करना, ऑप्शन पहला सही है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बताओ। देखिए आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ तो सही है। सर जी क्लियर है। अच्छा जी, अब समझो। मैंने कहा कि अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, देखिए जब तक आप शब्दों को तोड़ेंगे नहीं ना तब तक कुछ चीज़ें समझ में आएगी नहीं। संधि विच्छेद करना है। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, ठीक है, अस्वीकृति और शक्ति के आकलन की युक्ति को क्या कहते हैं? एक बात समझिएगा, बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण यानी आपने गुणों पर बल दे रहे हैं, व्यक्ति के गुण पर बल दे रहे हैं। अस्वीकृति यानी क्रियाओं को अस्वीकृत कर रहे हैं,
डिनाइल कर रहे हैं, डिनाइल, और शक्ति के आकलन कर रहे हैं, उसकी क्रियाओं पर बेसिकली बल दे रहे हैं, उस संबंध में क्या कहोगे? जब दो व्यक्तियों के मध्य पसंद पर आधारित एक दीर्घकालिक संबंध होता है ना, तो अंतःवैयक्तिक आकर्षण होता है। मतलब संबंध से अधिक अंतःवैयक्तिक आकर्षण दो व्यक्तियों के मध्य पसंद पर आधारित है, उस कंडीशन में अंतःवैयक्तिक। तो इसे हम लोग जो है अंतर्व्यक्तिगत संबंध भी कह सकते हैं। अंतर्व्यक्तिगत संबंध क्लोज रिलेशनशिप होता है, अंतःवैयक्तिक संबंध ही कहते हैं। दो या अधिक लोगों के बीच का जो संबंध है ना, जो अस्थायी और स्थिर स्वरूप रिप्रेजेंट करता है, जैसे संबंध विवाहेतर हो सकता है ना, प्रेम हो सकता है, पसंद हो सकता है, सामान्य व्यावसायिक मेलजोल हो सकता है, किसी अन्य प्रकार की सामाजिक प्रतिबद्धता पर बेस्ड हो जाता है, तो वो क्रियाएं समाजमिति कहलाती हैं। वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? समाजमिति कहलाती हैं। समाजमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। समाजमिति, समाजमिति दिए हुए समूह के सदस्यों में एक दिए हुए समय में, ठीक है, पाए जाने वाले संबंधों के संबंध पाए जा रहे हैं, अंतर्व्यक्तिक आकर्षण ढांचे को साधारण रूप से और एक ग्राफ में जो प्रस्तुत करने की विधि होती है, उसे हम लोग समाजमिति कहते हैं। समाजमिति कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के भीतर या समाज कार्य के भीतर एक क्षेत्र है सोशियोमेट्री, जो समूहों के भीतर सामाजिक संबंध और पारस्परिक संबंध के अध्ययन में गहराई को दर्शाता है ना, उसकी गहराई को दर्शाता है। तो मैंने आप सबको बताया है इसके जनक, और जनक का नाम क्या है? जी.एल. मोरो। एल मोरोनो। ये क्या है? जनक है, समाजमिति विधि के क्या है? जनक है। प्लीज इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। एक बार स्पष्टीकरण करेंगे क्या इसका सही जवाब होना चाहिए? सर ऑप्शन 1 समाजमिति। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है तो आपने सही जवाब दिया है, मुझे ये बात करेक्ट है। व्यक्तिक सेवा कार्य, जैसा कि आप सबको भली भांति तरीके से पता है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। और जब आप किसी चीज़ों को दर्शाते हैं तो वहाँ उन कंडीशंस में अगर मैं बात आप लोगों से करता हूँ कि आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, और वो चीज़ें बेसिकली कहीं ना कहीं एक प्रकार से मंत्रणा जैसे शब्दों को दर्शाता है या सोशल एक्शन जैसी क्रियाओं को दर्शाता है, ठीक है, उस जगह पर ये रिप्रेजेंट होता है ना। सोशल एक्शन तो पता ही है आपको। एक सवाल और, मैंने आज ही अभी आप लोगों को बताया भी है, डनहम के सामुदायिक संगठन के कितने सिद्धांत है ये बताओगे, और शीर्ष पे कितने रखे गए ये भी बताओगे। सर 28 7 शीर्ष है और अच्छा, टोटल 28 है सर। बिल्कुल, 7 सिद्धांत शीर्ष पर रखे गए हैं और 28 सिद्धांत इसने दिए हैं। सही जवाब आपको बताया है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट जवाब है, 28 सिद्धांत। बहुत बढ़िया जवाब आया है, आसान सा सवाल आ गया, फैक्ट पर बेस्ड था। देखिए सवाल आपको ना सिंपल भी आएंगे और टफ भी रहेंगे। कुछ प्रश्न आप देख भी रहे होंगे अभी तक कि एक आध टफ भी आप मिल जा रहे हैं, है ना। अब यही प्रश्न देख लीजिए, जहाँ नहीं वाला आता है इसका मतलब है कि आपको तर्क करने पर मजबूर कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जन भागीदारी प्राप्त करने का तरीका नहीं है? और जन भागीदारी की अगर मैं बात करता हूँ तो एक अवधारणा आती है, और वो अवधारणा जानते हैं किसकी है? पिंकस और मिनहम की। एक मॉडल आया था पिंकस और मिनहम का, बता सकते हो? एकीकृत समाज कार्य का। एकीकृत समाज कार्य का मॉडल, शाबाश। क्या नाम है मैडम? बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम निष्ठा है। निष्ठा है, अच्छा जी, निष्ठा ने बताया सही जवाब।
एकीकृत समाज कार्य की जो अवधारणा है, ठीक है, या सिद्धांत या मॉडल, इसमें नाम आता है इसका पिंकस और मिन्हाम का नाम, ठीक है। और जन भागीदारी का नाम भी पिंकस और मिन्हाम का नाम आता है। तो प्रश्न कहा कि जन भागीदारी से प्राप्त का तरीका नहीं है, यह आपके सामने क्वेश्चंस रहा। तो इस सवाल का अगर आप जवाब भी दे रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि सामुदायिक नेतृत्व में कोई संपर्क स्थापित ना करना ये तरीका नहीं है। अगर स्थापित नहीं होगा, आप सोचो लीडरशिप की भूमिका अगर कम्युनिटी में नहीं होगी तो कार्य होगा, जन भागीदारी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। लीडरशिप का संपर्क होना चाहिए और स्थापन की प्रक्रिया वहां पे दर्शानी चाहिए। इसलिए ऑप्शन आपका 4 करेक्ट यहां पर होगा, क्योंकि नहीं है। समाज के संसाधनों का मानचित्रण होता है, मानचित्रण के मैपिंग किया जाता है। और ध्यान रखने का आप लोग, मैपिंग जो होता है तीव्र होता है और अनौपचारिक साक्षात्कार होता है, सहभागिता का परीक्षण भी होता है, ठीक है, लीडरशिप भी होता है। लेकिन सवाल कह दिया ना, ना ना, केवल ना शब्द लिखने से यह ऑप्शन आपका सत्य हो जाता है। 4। एक और सवाल देखिए, सेवार्थी और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बनी गेस्टाल्ट अर्थात समग्रता। गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्रता यानी संपूर्ण, इसका अर्थ इसी से होता है। कुल सविविन्यास में, ओरिएंटेशन सविविन्यास कहलाता है। कुल सविविन्यास में की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? किसमें होता है? केस वर्क में होता है, ग्रुप वर्क में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है या रिसर्च में होता है? भाई गेस्टाल्ट का प्रयोग वैयक्तिक कार्य में होगा। हाँ, केस वर्क में होता है सर। बिल्कुल। 1912 में गेस्टाल्ट का मतलब एक प्रारूप, आकार, आकृति को बताया गया था। गेस्टाल्ट का सिद्धांत आया था। व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणाओं को आंशिक रूप से नहीं बल्कि समग्र रूप से सीखता है। आंशिक रूप से नहीं, समग्र रूप से सीखता है व्यक्ति, और वो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा आपका सोशल केस वर्क। सही जवाब ऑप्शन पहला है ना। फैक्ट पर बेस्ड है कि गेस्टाल्ट समग्रता में है, बात सही है, या तो आप कह लीजिए कुल विन्यास में है, टोटल में है। तो इनकी अवधारणा टोटल से रिप्रेजेंट करने वाले हो तो आप यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट किया। देखो ग्रुप वर्क में जो सदस्य हैं, हम ग्रुप वर्क को बात करते हैं, उन ग्रुप वर्क के सदस्यों पर बात करते हैं। लेकिन ग्रुप वर्क में एक शब्द आया था कि सदस्य के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सेवार्थी होते हैं वो, और ट्रेकर का नाम आता है ना। बाकी में देखो कई लोग आ जाते हैं, और कई लोग होने की वजह से हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ अगर काम करेंगे ना तो भेदभाव हो जाएगा, और भेदभाव रहित समाज कार्य है। तो सेवार्थी और पर्यावरण के बीच में अंतःक्रिया जब करेंगे तो समग्रता के रूप में करेंगे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर बेस्ड करेंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ें केस वर्क रिलेट कराएंगे। बाकी में तो सदस्य बन जाएंगे। ऑप्शन पहला सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। रिसर्च का सवाल आसान है। रिसर्च का सवाल सोशल वर्क में ना सरल आता है, ध्यान रखिएगा ये बात। रिसर्च का सवाल जो है सोशल वर्क में सरल होता है, बाकियों में टफ होता है। जनसंख्या संबंधी कोई सूचना ना होने की स्थिति में, है ना, प्रतिदर्श या सैंपलिंग का कौन सा तरीका उपयुक्त होता है? स्नोबॉल। कोटा सैंपलिंग। सॉरी, सर स्नोबॉल। स्नोबॉल। स्नोबॉल सर। स्नोबॉल, ओके, स्नोबॉल, ठीक है। यदि आपने कहा कि जनसंख्या की कोई सूचना, भाई ये सूचना लेगा, निर्धारित नहीं है कि कितनी सूचना लेनी जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता। इसने 2 लोगों को दिया, इसने 2 लोगों को दिया, ये रिसर्च चल रहा है आपका, सैंपलिंग डेटा आ रहे हैं। ये जो आप बना रहा हूँ मैं, ये स्नोबॉल है, ये स्नोबॉल है। तो इसके संबंध में कोई रचना ना होने की स्थिति में है। डेटा और भी आ सकते हैं आपके पास, पता नहीं है डेटा कितने आने वाले हैं। जब तक पूर्णता उद्देश्य पूरा ना हो जाए तब तक ये स्नोबॉल चलेगा। तो ये तरीका बेसिकली स्नोबॉल कहलाता है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपने 4 बताया है। सुविधाजनक आप जानते ही है,
सुविधाजनक का मतलब कन्वेंशियल होता था, है ना। पता चले आपको मराठी आ रही है तो आपने क्या किया, मराठी स्कूल या मराठी लैंग्वेज को ही चुनाव किया, तो वो सुविधाजनक बना कि नहीं आपके लिए? बिल्कुल बन गया। किसी पर्पस या किसी उद्देश्य के आधार पे यदि आप इस बात पर एक अध्ययन कर रहे हैं कि कुछ छात्र स्कूल जाने में नियमित क्यों नहीं है, तो उन लोगों में से सैंपल लेने के लिए छात्रों को चुनना वांछनीय हो जाता है, जो प्रायः अनियमितता के रूप में दर्शा देती है। तो उस कंडीशन में स्वोद्देश्य प्रतिदर्श दर्शाता है। और एक हमारे सामने कोटा सैंपलिंग होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक महत्वपूर्ण विधि है ये, जिसमें शोधकर्ता एक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक सुविधाजनक सैंपल बनाता है। तो शोधकर्ता इन व्यक्तियों को विशेष लक्षण और गुणों के अनुसार चुन लेता है। पता चले भाई कि ये एलोपैथिक के डॉक्टर है, इनके गुण बड़ी अच्छे होते हैं इसलिए चुन लिया। होम्योपैथिक के डॉक्टर है, एलोपैथिक के डॉक्टर, इनको चुन लिया। ये कोटा सैंपलिंग का पार्ट बन गया। प्रश्न ये है कि जनसंख्या संबंधी कोई रचना ना होने की कंडीशन में वो ऑप्शन डी है, स्नोबॉल। अगला सवाल, अगेन रिसर्च का क्वेश्चन, और क्वेश्चन रिसर्च का क्या कहता है कि प्रतिदर्श सैंपलिंग की वह पद्धति जो संभावित का आकलन करने का आधार उपलब्ध नहीं कराती। देखिए, प्रोबेबिलिटी का आकलन करने का आधार ही नहीं देता प्रोबेबिलिटी का। तो बताओ, प्रतिदर्श सैंपल में जनसंख्या की प्रत्येक मद सम्मिलित है, तो निम्न में से आप क्या कहेंगे? क्या सुनिए सर, अरे भाई कह रहा है कि ना, क्या बोला, संभावित तो है ही नहीं, तो गैर संभावित होगा ना। गैर संभावित संभावित प्रतिदर्श। बिल्कुल, अगर आपसे कह रहा है कि प्रतिदर्श की वह पद्धति जो संभावित का आकलन करने का आधार ही नहीं है, सिंपल है, बहुत आसान सवाल है ये। जब वो है ही नहीं, संभावित है ही नहीं, तो गैर संभावित है। प्रतिदर्श में जनसंख्या के प्रत्येक मदों पर बात कर रहे हैं, प्रत्येक मद सम्मिलित किए हैं, और उनमें आप प्रत्येक मद भी शामिल कर सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में भी। ऐसा थोड़ी ना कि नॉन प्रोबेबिलिटी में प्रत्येक पद नहीं शामिल होंगे, ऐसा नहीं है, प्रत्येक पद शामिल होंगे। और ये नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है ना, ये नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, एक फ्रेम है, एक फ्रेम से प्रतिदर्श, ये फ्रेम में आपने प्रतिदर्श लिए, क्या किए, प्रतिदर्श लिए, यानी समिष्ट, क्या लिया आपने, समिष्ट, ठीक है, लिए। तो प्राप्त करने की तकनीक और पद्धति को सुनिश्चित योजना निम्नलिखित में से किस रूप में जाएगा? देखो, डायरेक्ट जा रहा है, ये डायरेक्ट जा रहा है, ये समिष्ट से डायरेक्ट जा रहा है, ये बेस्ट पर नहीं जा रहा है, ये बेस्ट पर नहीं जा रहा है, बात को ध्यान दीजिएगा। तो बताओ क्या है, डिजाइन कर रहे हो आप, पैरामीटर बना रहे हो आप, कि फ्रेम में ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है, यही है, ऑप्शन 4 समग्र मानचित्रण कर रहे हैं आप भाई, डिजाइन कर रहे हो आप यार। यहां पर सही जवाब आपका क्या होना चाहिए, अविकल्प होगा। ये क्या है, न्यायादर्श का अविकल्प है, ये न्यायादर्श का क्या है, ये अविकल्प है, ये डिजाइन कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेम के प्रतिदर्श से प्राप्त जो तकनीक आप अपने यहीं पर, प्रश्न यहीं तक है, प्रश्न यहीं तक है, यहीं तक सीमित है, ये यहीं तक सीमित है। तकनीक और पद्धति सुनिश्चित योजना, अब इन योजनाओं की बात करें यहाँ पे आगे, तो किस रूप तक जाना चाहिए, तो अविकल्प तक जाना चाहिए, और ये अविकल्प है आपका, ये अविकल्प है ना। अब ये क्रिया बेसिकली पैरामेट्रिक कंडीशन को दर्शाता है, लेकिन वो कंडीशन आप सबको पता है जब जनसांख्यिकी पर बेस्ड होगा तब, जनसांख्यिकी पर बेस्ड है नहीं, इसलिए नहीं जाएगा। एन अथॉरिटीज, आसान सा सवाल, बता सकते हो अथॉरिटी क्या है? देखिए 2-3 सवाल टफ आ रहे हैं, उसके बाद इजी सवाल। वैधानिक शक्ति, वैधानिक शक्ति होता है अथॉरिटी, बिल्कुल सही बताया आपने, पहला जवाब। वैधानिक शक्ति जानते हो क्या होती है?
एक वैज्ञानिक शक्ति वैधानिक शक्ति ही कहलाती है, और वैधानिक शक्ति केवल वैज्ञानिक कानूनों या इनके द्वारा दी गई एक कानूनी शक्ति होती है, एक कानूनी शक्ति होती है, वैधानिक कानूनी होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है ना। एक और सवाल रिसर्च, वह एक सवाल कहता है कि समूह के प्रत्येक पुरुष से सभी सदस्यों से तुलना की जाती है। प्रत्येक पुरुष है, इस प्रत्येक पुरुष की शेष सभी सदस्य हैं, ठीक है, इनसे क्या हो रहा है, तुलना हो रही है और उन्हें सामान्य रैंक वार में रखा जा रहा है, अपने क्रम में रख रहे हो फिर, ठीक है। तो मूल्यांकन की इस विधि को क्या कहोगे? युग्म तुलना विधि। अरे भाई, आप ये रैंक पे रख दिया ना आपने किस पे नहीं सर, रैंक पे सर, श्रेणीकरण। आपने श्रेणीकरण कर दिया ना। ये तो सवाल आप समझे नहीं। जी सर। देखो, आप डायग्राम को भी ध्यान रखो कि मैंने कहा एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के कई पुरुषों के आधार पे आपने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दिया सदस्यों के आधार पे। अब उसको एक क्रमवार में रख रहे हो, यह पर बोल भी रहा है, तो आपने क्रमवार में ऐसे रख दिया, और यह मूल्यांकन की विधि कहलाएगी श्रेणीकरण, है ना। इस विधि को कहा जाता है। तो सबसे सरल प्रदर्शन मूल्यांकन विधि में से एक विधि मानी जाती है ये श्रेणीकरण। इस पद्धति में ना कर्मचारी को एक समूह में सर्वश्रेष्ठ से सबसे खराब स्थान दिया भी जा सकता है और सबसे अच्छा स्थान भी दिया जा सकता है। समझ रहे हो ना आप? 10 लोग काम कर रहे हो कंपनी में, एक एनजीओ में, सबसे बढ़िया काम यही करते हैं भाई साहब, ऐसे बोल रहे, या ये मैडम करती हैं, ऐसे कैसे? इसका मतलब आपने श्रेणीबद्ध विधि लागू किया है उसके आधार पर। एक होता है निर्धारण विधि, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग मेथड। रेटिंग मेथड प्रदर्शन मूल्यांकन का ही एक पार्ट है ये भी, लेकिन आकलन तौर पर या इसकी अगर हम बात करते हैं जनरली तौर पर, तो इसकी इस्तेमाल की जाने वाली पारस्परिक विधि इस दृष्टिकोण के तहत एक कर्मचारी को विभिन्न नौकरी यानी जॉब प्रदर्शन मानदंडों को रखा जाता है। जॉब प्रदर्शन को, अब जॉब प्रदर्शन है ही नहीं किसी में, है ना। ईमानदारी हो गया, आउटपुट हो गया, निर्भरता हो गया, उपस्थिति हो गया, इन चीज़ों को देखा जाता है इसमें। मतलब 1 से लेकर 10 तक संख्यात्मक अगर आप रेट दे रहे होते हैं तो वो भी एक प्रकार से रेटिंग कहलाता है, एक प्रकार से जो है निर्धारण है, आप उसको अंक दे रहे हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा डांस वगैरह में, अगर आप देखते होंगे सीरियल वगैरह के आधार पे आता है टीवी में, तो वहाँ पे नंबर दिए जाते हैं, 5 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। अगर अच्छा डांस करता है तो उसको 10 में 10 मिल जाता है, अच्छा डांस करता है 9 में 9। आपने इस तरीके की चीज़ें देखा होगा, है ना। तो जानते हो वो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ रेटिंग कर रहे हैं, आप उसके प्रदर्शन, उसका प्रदर्शन देखें हैं भाई, अच्छा डांस करा है तो इसका मतलब उसको 9 नंबर मिले, 10 नंबर मिले, तो आपने प्रदर्शन के आधार पर डिवाइड कर देते हैं, तो वो निर्धारण विधि हो जाती है। एक होता है युग्म तुलना विधि, इसको युग्मित में कहा जाता है, पेयर के आधार पर होता है, ज्वाइंट होता है ये। इसमें रेटिंग और रेखीय बेसिकली विकल्पों के लिए दिया जाता है ये आसान तकनीक ये भी होता है जहां मूल्यांकन के मानदंड प्रकृति के द्वारा व्यक्तिपरक होता है। ये जो युग्म तुलना है, मतलब 2 लोग होंगे और ये व्यक्तिपरक मूल्यांकन होगा, मानदंड प्रकृति के द्वारा निर्धारित होगा, व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जाता है। ये संभावित जोड़े बनाए जाते हैं, यहाँ पर पेयर बनाए जाते हैं, जोड़े। अब भाई जोड़े के आधार पे, कपल के आधार पे ये चीज़ें दर्शाई जाती है ना। उनके कपेयर जो है कपल के बेस्ड पे यहाँ पे जो है बेसिकली विधि या मेथड या रैंक वगैरह दी जाती है। एक होता है ग्रेडिंग प्रणाली, जो 4th ऑप्शन है। ग्रेडिंग प्रणाली बेसिकली या मेथड, ये ऐसा मेथड होता है, एक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। यहाँ ना शिक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता मानक विशेष तराजू पर परीक्षा में विद्यार्थी के या क्लाइंट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। पूरी तरह से ये बिंदुओं पर आधारित होता है, तथ्य पर। आपने ग्रेड देते हैं, जैसे आपने परीक्षा में देखा होगा, अब आजकल A ग्रेड मिलता है, B ग्रेड मिलता है। पहले जिसको 70 या 70 नंबर, आज भी डिटेक्शन मिल जाता है उसको, है ना। तो इस शब्दों को दर्शाता है। तो इस तरीके का आपने देखा होगा ग्रेड के माध्यम। अब परीक्षा, आप रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं आजकल, वो किस रिपोर्ट कार्ड आजकल की जो है वो किस पर बेस्ड है? ग्रेड मेथड पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है?
ग्रेड सिस्टम है सर। हाँ ठीक है, उस पर बेस्ड है रिपोर्ट कार्ड वगैरह, है ना। सो सही जवाब इसका बेसिकली क्या आएगा, पहला ऑप्शन, जो दर्शाता है रैंकिंग। अगला सवाल, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैकल्पिक समाधानों की जो है समझदारी, वैकल्पिक समाधानों की समझदारी और उन्हें क्रमानुसार लगाने को क्या कहोगे। देखो, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, डिसीजन लेने की प्रक्रिया में आपने अल्टरनेट समाधानों को, बेसिकली अगर हम बात करते हैं उनके अल्टरनेट समाधानों की समझदारी प्लस में क्रमानुसार को दर्शा रहे हैं, तो उसे संतृप्त कहोगे, उद्भव कहोगे, विचार विमर्श या अलंकरण कहोगे। विचार विमर्श। हाँ, विचार विमर्श। यहाँ विचार विमर्श। बिल्कुल। देखिए, निर्णय लेने की अगर आप बताओ, निर्णय ऐसे थोड़ी लेंगे, निर्णय लेते हैं हम लोग विचार विमर्श करके। वैकल्पिक अल्टरनेट साधनों की समझदारी के आधार पर क्रम अनुसार जब दर्शाते हो ना, उसे विचार विमर्श कहा जाता है। ये सरल सवाल है, टफ नहीं है। लेकिन जो संतृप्त देख रहे हैं आप, ये जो अगर मैं बात करूं तो अत्यधिकम शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, या अत्यधिक शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। जितना संभव हो उतना बेसिकली दर्शाता है ये। जहां जब तक अगर वह जितना हो सके उतना अवशोषित करने वाली प्रक्रिया में दर्शाता है। ये एक प्रकार के ये सैचुरेशन शब्द दर्शाता है, सैचुरेशन। तो सैचुरेशन शब्द में बेसिकली किसी संख्या वगैरह निर्धारित नहीं होती, इसमें मैक्सिमम चीज़ें रिलेट होती हैं, मैक्सिमम, है ना। और एक उद्भव या उद्भवन शब्द आता है, जो इंक्लूडेशन शब्द को रिप्रेजेंट करता है रोग के आक्रांत होने की कंडीशन में उनके लक्षण प्रकट होते हैं। या आप इस तरीके की चीज़ें दर्शा सकते हो, जैसे तापमान पर देखने की बात कर सकते हो आप, है ना। इन क्रियाओं को दर्शाता है। तो मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि रोग के आक्रामक होने वाले कंडीशन में जो शब्द रिलेट होता है वो उद्भवन शब्द रिलेट होता है ना। विचार विमर्श आपको पता ही है, विचार विस्तृत विचार विमर्श करना या धैर्यपूर्वक करना, सोच विचार कर करना, वो आपका ऑप्शन चला जाता है सत्य, बी वाला सत्य भी है। अलंकरण शब्द एक आ रहा, अलंकरण शब्द का मतलब होता है प्रकाश, मतलब आप पॉइंट ऑफ व्यू, रोशनी, है ना, प्रदीपन शब्द, ये फिजिक्स का शब्द है अलंकरण। प्रकाश के साथ आपूर्ति या उज्जवल करने के लिए दर्शाता है। और अलंकरण जैसे ज्ञान के रूप में या ज्ञान के साथ के अर्थ में रिप्रेजेंट करते हैं सोशल वर्क में, तो ज्ञान के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें वैकल्पिक समाधान चाहिए और हमें उसको क्रम अनुसार रखना है, तो वो विचार विमर्श का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेखा परीक्षा का भाग नहीं है ना। ये फाइनेंशियल संबंधी सवाल है, वित्तीय प्रशासन से संबंधित सवाल है ये। उत्तरदायित्व लेखा परीक्षण का भाग नहीं है। देखिए, वित्तीय क्षेत्र में जवाबदेही अगर हम बात करते हैं तो जवाबदेही मतलब उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि किसी व्यक्ति या विभाग को किसी विशेष कार्य के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है ना। तो अगर आप परियोजना नीतियों का उपयुक्तता और मूल्यांकन कर रहे हैं तो उस समय कहता है कि उत्तरदायित्व लेखा परीक्षण का भाग नहीं है ये। बाकी देखिए, परियोजना व्यय में संगति समीक्षा की बात कर लेगा लेखा परीक्षण में, व्यय अभिलेखों का विश्वसनीयता की सटीकता की समीक्षा कर लेगा और संसाधनों का आवंटन की समीक्षा कर लेगा। बताइए ऑप्शन सही क्या होना चाहिए? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ही ऑप्शन सही है आपका। परियोजना नीतियों में उपयोगिता का मूल्यांकन बेसिकली इसका भाग नहीं है। क्या आपने नीति का उपयोग तरीके से मूल्यांकन किया है? उत्तरदायित्व लेखा परीक्षण में व्यय की संगति की समीक्षा होगा, कितना आय व्यय हो रहा है, व्यय के अभिलेखों को रखा भी जाएगा, उसमें विश्वसनीयता बताई जाएगी, उसकी समीक्षा होगा सटीकता से, संसाधनों का भी प्रयोग होगा। लेकिन ऑप्शन है यहाँ पे फोर्थ वाला जो है नेगेटिव है क्वेश्चन नंबर इसका 75 का, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगला सवाल, सामाजिक नियोजन जब सामाजिक दृश्य विन्यास में होता है तो उसे डैश कहा जाता है। फैक्ट है,
देखो, आप लोगों ने सिद्दीकी का नाम अगर सुना है, सर प्रतिवेशी नियोजन। सुनिए, अगर आपने सामाजिक नियोजन किया तो ये बात अभी आपने ऊपर सवाल पर भी देख रहे थे कई बार रोथमैन के बारे में। मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि एक जो लक्ष्य बेसिकली बेस्ड था वो समस्याओं के समाधान को लेकर बेस्ड था। तो जब कहता है कि कम्युनिटी दृश्य विन्यास में होता है, विजुअल टाइप में ओरिएंटेशन है ये, तो उसे हम लोग प्रतिवेशी नियोजन कहेंगे। और सामाजिक प्रतिवेश का विकास का जो मॉडल है वो एच.वाई. सिद्दीकी का है। सामाजिक नियोजन जब दृश्य विन्यास में होता है ना, तो योजना आवासीय क्षेत्रों की विभिन्न भौतिक इकाइयों को बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें जीवन के एक विशेष रैंक से संबंधित लोग इसमें बसे रहते हैं, तो उस कंडीशन को दर्शाता है। लेकिन अगर ऑप्शन आप बात कर रहे हैं धरातल पर नियोजन, मतलब ग्रॉस रूट प्लानिंग, एक माइक्रो लेवल है, ये माइक्रो लेवल का प्लानिंग है, ये माइक्रो लेवल का है ये, है ना। तो जब तकनीक इसमें सामुदायिक लोगों को विकासात्मकता की ज़रूरतों की आइडेंटिफाई की जाती है, तो उस कंडीशन में माइक्रो लेवल का शब्द हमें देखने को मिल जाता है। और एक होता है आपके सामने, ये माइक्रो नहीं मैक्रो होगा, ग्रास रूट माइक्रो होगा, माइक्रो होगा, सूक्ष्म माइक्रो होता है ना। इंग्लिश देखेंगे तो और क्लियर होगा। एक बार इंग्लिश दिखाता हूं, है ना, देखो माइक्रो लिखा हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। तो जो माइक्रो लेवल का होता है प्लानिंग, वो एक योजना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जहां भागीदारी की योजना पर बेस्ड होता है, भागीदारी पार्टिसिपेंट्स पर बल देता है। मीजो या सूक्ष्म बेसिकली सामाजिक कार्यों के समान ही होता है, जिसमें लेकिन अगर मैं बात करता हूँ भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मुद्दों को लेकर सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक कठिनाइयों तक विभिन्न चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों का सीधे समर्थन करता है, वो मीजो होता है। और ब्रोफेन ब्रेनर का नाम अगर आपको पता है, यहाँ पे 1979 वाला, माइक्रो, एक्सो, मैक्रो और उसके बाद आता है क्रोनो, 5। तो आप आसानी से इसको बता सकते हो, माइक्रो, मीजो, एक्सो, है ना, और उसके बाद मैक्रो और क्रोनो, तो आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट सवाल ले लीजिए, ठीक है, आज के लिए। सतत विकास का लक्ष्य के डैश लक्ष्य हैं, जिस पर अब सभी डैश संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश सहमत हो गए। देखिए, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत ध्येय जो रखा गया है, तो 169 रखा गया है। कितना रखा गया है? 169, 191। हाँ, और जब 169 आ गया, 191 आ जाएगा। यहाँ पे उनके सदस्य, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 तक है। 2015 तक बेसिकली जो चलाया गया था, MDG चलाया गया था, जिसमें आपके 8 लक्ष्य रखे गए थे, 18 टारगेट रखे गए थे, है ना। 1987 में पर्यावरण और विकास पर जो है सुझाव देते हुए गठित आयोग किया गया था, जिसका नाम है ब्रटलैंड आयोग। कब? 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में शहर में हुआ था, 1992 में हुआ था, जो एजेंडा 21 को रिलेट कराता है, और वहाँ पे थे सदस्य 172 देश। ठीक है, 20 वर्ष के बाद रियो डी में अगर हम बात करते हैं, तो रियो ब्राज़ील में 2012 में हुआ था, रियो +20 के नाम से जाना गया उसे, सम्मेलन हुआ, और वहाँ यह तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक जारी किया जाए, उस चीज़ को दर्शाया गया। 14 जून 2021 की बात अगर मैं करता हूँ आप लोगों से, 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क, है ना, बर्ड्समैन जो है स्टफटन द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 में जारी हुई, जहाँ बेसिकली एक 165 थे, 165 देशों को शामिल किया गया था,
ठीक है, 17वें वैश्विक लक्ष्य रखे गए थे, है ना, और 191 जो है देश सदस्य बने, जहाँ आप देख रहे हैं 191, ठीक है, ये चीज़ें बनती है इसके अंतर्गत। तो इतनी बातें आपको इसके संबंध में ध्यान में रखना होगा, है ना। एक बात और याद रखिए, सतत विकास लक्ष्य के ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेम्सवर्क की जो संख्या बताएगी इंडिकेटर के 244 बताई गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है, ये 244 इंडिकेटर्स, संकेतक, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक रखिए, आगे इसके मैं आप लोगों से कल बात करूँगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। सर जी जी, सर इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। इसका आंसर की नहीं है आप लोगों के पास, मैं अभी आपको